नमस्कार। तो एक बड़ी खबर आ रही है टैक्स की दुनिया से। भारत का जो इनकम टैक्स कानून है, जो 1961 से चला आ रहा है, अब वो बदलने वाला है। 2025 में एक नया बिल आने की उम्मीद है। तो चलिए आज इसी नए बिल को जरा खोलकर समझते हैं और देखते हैं कि हम सब के लिए इसके क्या मायने हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो नया बिल है, क्या ये हमारे टैक्स सिस्टम में कोई बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है, या फिर ये बस पुराने कानून को ही थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके दोबारा पेश करने जैसा है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? हम 1961 के पुराने एक्ट और 2025 के इस नए बिल को आमने सामने रखेंगे। आय के हर सोर्स को, मतलब सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सबको एक एक करके देखेंगे और पता लगाएंगे कि सच में बदल क्या रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आय के दो सबसे कॉमन सोर्सेज की, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। और यहाँ कहानी काफी हद तक जानी पहचानी ही लगने वाली है। तो देखिए, सैलरी इनकम के जो नियम हैं वो ज्यादातर वैसे के वैसे ही हैं। हाँ, सेक्शंस के नंबर जरूर बदल दिए गए हैं, लेकिन एक छोटा सा बदलाव है परक्विजिट्स में। मतलब सैलरी के अलावा जो फायदे मिलते हैं, जैसे कंपनी की गाड़ी या घर, उसमें अब टैक्सेबल लिमिट को लेकर कुछ बदलाव किया गया है। और ये ही कहानी हाउस प्रॉपर्टी में भी दिखती है। टैक्स लगाने का जो मूल तरीका है, एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना या ब्याज पर मिलने वाली छूट, सब कुछ पहले जैसा ही है। यहाँ भी मेन फोकस भाषा को आसान बनाने पर रहा है। तो अब तक का पैटर्न तो बिल्कुल साफ है। ये एक सुधार है, कोई क्रांति नहीं। तो चलिए अगले हेड पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पैटर्न आगे भी जारी रहता है या नहीं। अब बात करते हैं बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली इनकम की। यहाँ बदलाव का फोकस स्ट्रक्चर को और ज्यादा क्लियर बनाने पर है। यहाँ भी देखिए, चार्जिंग और डेप्रिसिएशन जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कोई बदलाव नहीं है। असली बदलाव जो है वो एक्सपेंसेस और डिसअलाउंस के ट्रीटमेंट में है। हुआ ये है कि नए बिल में जो नियम पहले अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए थे, उन्हें एक साथ लाया गया है। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ कैसे है? सबसे पहले तो खर्चों से जुड़े कई अलग अलग सेक्शंस को एक साथ मिला दिया गया। फिर भाषा को आसान बनाने के लिए उन्हें फिर से अरेंज किया गया। और आखिर में जिन खर्चों पर छूट नहीं मिलती, मतलब जो डिसअलाउड हैं, उनके सारे नियम एक ही जगह पर इकट्ठे कर दिए गए हैं। मकसद साफ है, कानून को समझने में आसान बनाना। अच्छा, अब आते हैं कैपिटल गेन्स पर। और यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कुछ जरूरी बदलाव यहीं देखने को मिलते हैं। तो चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। अब यहाँ देखिए, कैपिटल गेन्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो सेम है, लेकिन असली खेल जो है वो है सेक्शन 54 EC और 54 F के तहत मिलने वाली छूटों में। बिल सबसे ज्यादा स्पष्टता लाने की कोशिश यही करता है। तो वो जरूरी बात क्या है? देखिए, 1961 के एक्ट में सेक्शन 54 EC की छूट लॉन्ग टर्म एसेट पर मिलती थी, लेकिन नए बिल में इसे और साफ कर दिया गया है। अब ये छूट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही मिलेगी। ये सुनने में छोटा लगता है, पर है बहुत जरूरी बदलाव। और इससे पता चलता है कि नई भाषा कितनी सटीक है। मतलब अब फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं है कि एसेट लॉन्ग टर्म था या नहीं। फोकस इस पर है कि उस एसेट से होने वाला गेन किस तरह का है। सीधे शब्दों में कहें तो छूट तब मिलेगी जब किसी खास संपत्ति को बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो। चलिए, अब हम आय के आखिरी हेड पर पहुंच गए हैं। इसके बाद इस पूरी तुलना का फाइनल फैसला सुनाएंगे। और जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी वही पैटर्न जारी है। चार्जिंग के नियम, गिफ्ट्स पर टैक्स, डिडक्शंस, सब कुछ वही है। यहाँ भी मेन काम भाषा को सरल बनाने और सेक्शंस को नए नंबर देने का ही हुआ है। तो फाइनल फैसला क्या है? ये एक इवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन नहीं। पूरी कवायद का सार यही है, सरलीकरण और रीनंबरिंग। आय के पांचों हेड्स में जो मूल कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं बदले हैं। हाँ, जो कुछ खास बदलाव याद रखने वाले हैं वो है सैलरी में परक्विजिट्स की लिमिट और कैपिटल गेन्स में छूट को लेकर आई क्लैरिटी। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। क्या कागज पर कानून को आसान बना देने से असल जिंदगी में हम सबके लिए टैक्स भरना भी आसान हो जाएगा? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।